नमस्कार, स्वागत है आपका इन लाइव 24 न्यूज़ चैनल के सुबह के समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश और विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों से। जयराज और फेनिक्स मामले में 5 आरोपी पुलिसकर्मियों को हिरासत में लेकर अदालत पहुंची सीबीआई। तमिलनाडु के तूतीकोरन में कथित पुलिस उत्पीड़न की वजह से पिता और पुत्र की हुई मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई ने सोमवार को स्थानीय अदालत से निरीक्षक सहित 5 आरोपी पुलिसकर्मियों की हिरासत में देने का अनुरोध किया। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार ने पुलिस को मंगलवार सुबह आरोपी पुलिसकर्मियों को पेश करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश ने ये निर्देश केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के याचिका दायर करने के बाद दिया, जिसमें पुलिस निरीक्षक श्रीधर, उप निरीक्षक रघु गणेश और बालकृष्णन सहित 5 आरोपी पुलिसकर्मियों को 7 दिनों के लिए उसकी हिरासत में देने का अनुरोध किया गया है। सीबीआई की याचिका पर आज सुनवाई होगी, जब पुलिस 5 आरोपियों को अदालत के समक्ष पेश करेगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सीबीआई की टीम पी जयराज और उनके बेटे फेनिक्स की मौत की जांच कर रही है। आरोप है कि पिछले महीने तूतीकोरन के संतनकुलम पुलिस थाने में हुई पिटाई की वजह से उनकी मौत हुई थी, जिसके खिलाफ पूरे देश में गुस्से का माहौल पैदा हो गया था। राजस्थान के सीएम के खिलाफ पायलट के बागी तेवर अभी तक हैं बरकरार। कांग्रेस ने आज फिर से बुलाई विधायकों की बैठक। राजस्थान में चल रही सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस विधायक दल की एक और बैठक आज सुबह होगी। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि नाराज चल रहे उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट और अन्य कई विधायक इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही पार्टी ने दावा किया है कि कांग्रेस और उसके समर्थक निर्दलीय सहित 109 विधायकों ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में भरोसा जताया है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की मनाने की कोशिशें कांग्रेस नेतृत्व की ओर से लगातार की जा रही हैं और इसी क्रम में पार्टी कई वरिष्ठ नेता उनके संपर्क में है। हालांकि पायलट के करीबी सूत्रों का कहना है कि राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ अब भी बाकी रुख अपनाए गए हैं। पायलट के करीबी सूत्रों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार के पास बहुमत होने के दावे को भी खारिज करते हुए कहा कि बहुमत मुख्यमंत्री के आवास पर नहीं बल्कि विधानसभा में होता है। राज्यसभा के उप मुख्यमंत्री के करीबी एक सूत्र ने यह भी कहा कि पायलट बीजेपी में नहीं जाएंगे और कांग्रेस आला कमान की तरफ से कोई निर्णय होने के बाद ही आगे का कदम उठाएंगे। वहीं कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पायलट को मनाने के लिए पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार उनके संपर्क में बना हुआ है। खबर आई है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पायलट से बात की है। इसके साथ ही अहमद पटेल, पी चिदम्बरम और केसी वेणुगोपाल ने भी उनसे संपर्क साधा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, एक बार फिर हम सचिन पायलट सभी विधायक साथियों को लिखकर भी भेज रहे हैं। उनसे अनुरोध करते हैं कि आइए राजनीतिक यथास्थिति पर चर्चा करें, राजस्थान को कैसे मजबूत करें ये चर्चा करें। अगर किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतभेद है तो खुले मन से वो भी कहिए। कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी सबकी बात सुनने और उसका हल निकालने के लिए संपूर्ण रूप से तैयार है। सुरजेवाला ने कहा कि मंगलवार को 10 बजे ये बैठक है और मुझे ये विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री इसमें भाग लेंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक सोमवार दोपहर भी मुख्यमंत्री निवास में हुई। उसमें कांग्रेस के साथ साथ उसके समर्थक निर्दलीय माकपा के 1, बीटीपी के 2 एवं आरएलडी के 1 विधायक शामिल हुए। इस बैठक के बाद इन सभी विधायकों को दिल्ली रोड पर एक होटल में ले जाया गया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पारित एक प्रस्ताव में बागी रुख अपनाने वाले उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की ओर परोक्ष रूप से इशारा करते हुए कहा गया है कि अगर कोई पार्टी पदाधिकारी या विधायक इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। आज फिर से होगी भारत चीन के सैन्य कमांडरों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता। पूर्वी लद्दाख में समयबद्ध तरीके से तनाव घटाने और सैनिकों को पीछे हटने के लिए तौर तरीका तय करने के वास्ते भारतीय और चीनी सेना के वरिष्ठ कमांडरों के चौथे दौर की वार्ता आज होगी। सरकारी सूत्रों ने इस खबर की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के भारतीय हिस्से में चुशूल में ये बैठक सुबह करीब 11:30 बजे से शुरू होगी। वार्ता में पेंगोंग सो और देपसोंग में पीछे हटने की प्रक्रिया के दूसरे दौर
को शुरू करने के साथ ही समयबद्ध तरीके से पिछले बेस से सैनिकों और अन्य सैन्य उपकरणों को हटाए जाने पर फोकस दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस वार्ता में भारतीय पक्ष पूर्वी लद्दाख के सभी क्षेत्रों में 5 मई से पहले की यथास्थिति बहाल करने पर जोर देगा। दोनों की पक्षों की तरफ से ऊंचाई वाले क्षेत्र में अमन चैन बहाल करने के खाके को भी अंतिम रूप दिए जाने की संभावनाएं हैं। लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरेंद्र सिंह के भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने की संभावनाएं हैं। वहीं चीनी पक्ष का नेतृत्व दक्षिण शिनजियांग सैन्य क्षेत्र के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन कर सकते हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और गलवान घाटी से सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पूरी कर चुकी है और पिछले एक सप्ताह में उसने पैंगोंग सो इलाके में फिंगर 4 के पास सैनिकों की संख्या घटाई है। भारत जोर दे रहा है कि चीन फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच के इलाकों से सुरक्षा बलों को हटाए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच करीब 2 घंटे की टेलीफोन वार्ता के बाद सैनिकों के पीछे हटने की औपचारिक प्रक्रिया पिछले सोमवार को ही शुरू हो गई थी। वहीं शुक्रवार को भारत और चीन के बीच राजनयिक स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने अमन चैन बहाल करने के लिए पूर्वी लद्दाख में समयबद्ध तरीके से सैनिकों के पूरी तरह पीछे हटने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। सियासी संकट के बीच एक बार फिर से गहराया नेपाल और भारत का रिश्ता। PM ओली ने दिया विवादित बयान, कहा भारत में नकली अयोध्या है और राम नेपाली थे। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की कुर्सी खतरे में है। इस बीच उन्हें राम जी की याद आ गई। उन्होंने इसी को और लेकर बेतुका दावा किया है। उन्होंने कहा कि असली अयोध्या नेपाल में है, ना कि भारत में। उन्होंने कहा भगवान राम नेपाली है, भारतीय नहीं। ओली के इस दावे पर नेपाल में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही उन्होंने ट्वीट करके भी कहा कि किसी भी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का आधारहीन और अप्रमाणित बयान देना उचित नहीं है। ऐसा लगता है कि PM ओली भारत और नेपाल के रिश्ते और बिगाड़ना चाहते हैं, जबकि उन्हें तनाव कम करने के लिए काम करना चाहिए। भारत विरोधी टिप्पणियों और कामकाज की शैली को लेकर ओली के इस्तीफे की मांग की जा रही है। यही नहीं, NCP के ज्यादातर नेताओं का कहना है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में ओली सरकार नाकाम रही है। NCP में पिछले कुछ महीने से उथल-पुथल चल रही है, लेकिन ओली राष्ट्रवादी नारा देकर और भारत के राजनीतिक नक्शे में बदलाव करके असंतुष्ट खेमे का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने देश के राजनीतिक नक्शे में भारत के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 3 क्षेत्रों लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियोधारा को शामिल कर लिया है। लॉकडाउन तोड़ने वालों के लिए फिरोजाबाद प्रशासन ने रखी एक अनोखी सजा। आपको लगाना होगा मास्क और साथ ही 500 बार ये लिखना भी होगा कि मास्क लगाना है। कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए सरकार ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इसके साथ ही सख्त लॉकडाउन नियम लोगों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जरूरी है मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। लेकिन कई लोग इन नियमों और दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर पा रहे। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिला प्रशासन ने पुलिस के साथ मिलकर एक खास कदम उठाया है। फिरोजाबाद जिला प्रशासन पुलिस के साथ मिलकर एक खास तरह की मुहिम चला रहे हैं, जिसके तहत अगर कोई भी शख्स बिना मास्क के आता जाता या घूमता हुआ मिल जाता है तो उससे 500 बार मास्क लगाना है लिखवाया जाएगा। इतना ही नहीं, उनकी 3-4 घंटे की क्लास भी ली जाएगी, जिसमें उन्हें मास्क लगाने के फायदे बताए जाएंगे। लोग इसे मास्क की क्लास कह रहे हैं। ये क्लास एक पुलिस अधिकारी, जिला प्रशासन का एक अधिकारी और एक डॉक्टर लेगा। SSP सचिंद्र पटेल ने इसके बारे में कहा, इस क्लास में उन लोगों को सबक दिया जाएगा जो बिना मास्क के बाहर निकलते पाए जाते हैं। इन लोगों को किसी भी पुलिस कार्रवाई का सामना नहीं करना होगा, लेकिन सजा के तौर पर इन्हें 3-4 घंटे क्लास में बैठना होगा। क्लास में उल्लंघन करने वालों को पहले वीडियो दिखाया जाएगा, जिसमें मास्क के पहनने की जरूरत और लाभ के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद उन्हें 500 बार मास्क लगाना है, लिखना पड़ेगा। SSP ने कहा कि इस मुहिम की शुरुआत फिरोजाबाद के तिलक इंटर कॉलेज से हुई और इस पर SP और सिटी मजिस्ट्रेट भी नजर रखेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 36,476 कोरोना संक्रमण के मामले आ चुके हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। इस दौरान कोई ऑफिस और दुकानें नहीं खुलेंगे।
नागालैंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके तीव्रता रही 3.5 की। नागालैंड में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 नापी गई। आज सुबह 8:32 पर लोंगेंग जिले में ये झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने इसकी जानकारी मुहैया कराई। विश्वविद्यालय और कॉलेजों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर यूजीसी ने फिर जारी किया अपना बयान। विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक बार फिर से जरूरी करार देते हुए इसे छात्रों के व्यापक हित में बताया है। ऐसे में राज्य परीक्षाओं को लेकर कोई भी फैसला लेने से पहले छात्रों के हितों और शैक्षणिक गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव को भी आकलन करे। वहीं परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइन पर यूजीसी का कहना है कि आयोग के रेगुलेशन के तहत सभी विश्वविद्यालय उसे मानने के लिए बाध्य हैं। हालांकि ये विवाद का समय नहीं है, सभी विवि को तय गाइडलाइन के तहत परीक्षाएं करानी चाहिए। आयोग के सचिव रजनीश जैन का कहना है कि उन्होंने सभी राज्यों को परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइन और उसे कराने के लिए तय किए गए मानकों का ब्यौरा भेज दिया है। फिर भी यदि विश्वविद्यालयों को किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भ्रम है तो वो संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक बात परीक्षाओं की है तो कोरोना संकट के चलते वो पहले से इसे लेकर विश्वविद्यालयों को काफी सहूलियत दे चुके हैं। इसमें वो ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी तरीके से करा सकते हैं, जिसमें वो ओपन बुक एग्जाम, MCQ और जैसे परीक्षाओं के तरीके के भी अपना सकते हैं। यूजीसी सूत्रों की माने तो आयोग ने विवाद के बीच उन कानूनी पहलुओं को भी खंगालना शुरू कर दिया है जिसके दायरे में सभी विश्वविद्यालय आते हैं। हालांकि यूजीसी के जुड़े अधिकारियों का कहना है कि वो इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं। वैसे भी इसे लेकर काफी राजनीति हो रही है। सूत्रों के माने तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी राज्यों के साथ इस मुद्दे पर जल्द चर्चा कर सकते हैं। उनका कहना है कि कोरोना के इस संकट काल में भी दुनिया का कोई विश्वविद्यालय या उच्च शैक्षणिक संस्थान बगैर परीक्षा या असेसमेंट के सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। ऐसे में यदि भारतीय विश्वविद्यालय ऐसा करते हैं तो इसका असर उनकी वैश्विक साख पर पड़ेगा। साथ ही जो भारतीय छात्र अपनी डिग्रियों या सर्टिफिकेट को लेकर नौकरियों के लिए जाएंगे, उन्हें भी इस चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। यूजीसी देश में विश्वविद्यालयों की सबसे बड़ी नियामक संस्था है। सभी डिग्री कोर्स इसकी मंजूरी के बाद ही मान्य होते हैं। इसके साथ ही सभी विश्वविद्यालय को शैक्षणिक और शोध से जुड़ी गतिविधियों को संचालित करने के लिए ये वित्तीय मदद भी देती है। धन्यवाद। आगे की और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इन लाइव 24 न्यूज चैनल में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।